दोस्तों नमस्कार। दोस्तों 7 अक्टूबर को शनिवार के दिन हमास ने इजराइल के ऊपर एक ऐसा सरप्राइज अटैक किया जिसके बाद से पूरे मिडल ईस्ट के अंदर एक नई उथल पुथल हमें देखने को मिली। दोस्तों क्या है हमास और क्या हमास और इजराइल के इस युद्ध का असर होने वाला है भारत की अर्थव्यवस्था पे, और क्यों इस युद्ध को 50 साल पहले हुए युद्ध येम किपुर वॉर के साथ इसकी तुलना की जा रही है। क्या है इस युद्ध के अंदर हिजबुल्लाह और ईरान का ताल्लुकात, और क्या इस युद्ध से 1967 में हुए पहले अरब इजरायली युद्ध की तरह पूरे मिडल ईस्ट और अरब देशों के संबंधों में एक बड़ा बदलाव हमें देखने को मिल सकता है। साथियों शुरुआत करते हैं हम अपने पहले सवाल से कि क्या है हमास। साथियों हमास वर्तमान के अंदर जहां पर दो ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें फलस्तीनियन लोग रहते हैं, एक है गाजा पट्टी और एक है वेस्ट बैंक। उस गाजा पट्टी के अंदर लगभग 20 लाख फिलिस्तीन के लोग रहते हैं जिनको हमास कंट्रोल करता है। हमास का गठन 1987 के अंदर किया गया था और गाजा पट्टी के ऊपर हमास का कंट्रोल 2006 से है। हमास एक एक्रोनिम है, अगर हम इसकी पूरी फुल फॉर्म अगर जानना चाहे तो हमास से फुल फॉर्म बनती है हरकत अल मुकवामा अल इस्लामिया, जिसको मुस्लिम रेजिस्टेंस मूवमेंट भी कहा जाता है। साथियों हमास को कई देशों ने एक आतंकवादी संगठन भी घोषित कर रखा है, जिसके अंदर अमेरिका है, इंग्लैंड है और यूरोपियन यूनियन के देश है। हमास को एक आतंकवादी संगठन घोषित करने के लिए यूनाइटेड नेशन के अंदर भी एक प्रस्ताव लाया गया था जो कि पास नहीं हो पाया। ये एक मूल रूप से हमास का इतिहास है। लेकिन वर्तमान के अंदर जो हमास ने अटैक किया है इजराइल के ऊपर और ये जो पूरा युद्ध अब चल रहा है, इसके लिए भारत के लिए क्या मायने हो सकते हैं उस पर हमें गौर करने की जरूरत है। साथियों अगर आर्थिक रूप से देखा जाए तो एक बात बड़ी स्पष्ट है कि पूरे मार्केट के अंदर, पूरे इंटरनेशनल मार्केट के अंदर तेल के दामों में इस युद्ध के चलते एक बड़ा उछाल हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन भारत के दृष्टिकोण से साथियों ये मसला तेल तक सीमित नहीं है, इसके पीछे के कुछ और भी महत्वपूर्ण हिस्से हैं। वो ये है कि इस साल G20 के दौर में जब G20 का मीटिंग भारत के द्वारा ही हो रही थी, भारत के पास ही G20 की अध्यक्षता थी, उस समय एक बड़ा ही महत्वपूर्ण इकोनॉमिक कॉरिडोर को लेकर एग्रीमेंट साइन किया गया है, जिसको हम इंडियन मिडल ईस्ट यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरिडोर के नाम से जानते हैं। वह इस पूरे क्षेत्र के अंदर एक बड़ा ही प्रभावशाली एग्रीमेंट हमने साइन किया। उसमें बात करें तो बहुत से इकोनॉमिक कॉरिडोर के दृष्टिकोण से रेल रूट्स भी वहां से निकलने हैं, शिपिंग के जरिए भी वहां से कनेक्टिविटी होनी है और रोड के माध्यम से भी कनेक्टिविटी वहां पर होनी है। और हाफिया पोर्ट जो कि भारत के बिजनेसमैन अडानी के पास है, वहां से भी वह इकोनॉमिक कॉरिडोर जुड़ा हुआ है। और अडानी पोर्ट के अगर शेयर की बात करें तो इस युद्ध के चलते सोमवार को 5% की गिरावट अडानी पोर्ट के शेयर में हमें देखने को मिली। इस एग्रीमेंट के अंदर रेल की भी कुछ चीजें इन्वॉल्व है, तो रेल से जुड़ी हुई जितनी भी कंपनियां हैं जो वैगन से बनाती हैं, उनके भी शेयरों में 5 से 6% की गिरावट हमें देखने को मिली। इसी के साथ साथ ये साथियों ये विषय फार्मास्यूटिकल दवाइयों से भी सीधे ताल्लुकात रखता है और आईटी सेक्टर से भी सीधे तौर पर भारत के दृष्टिकोण से ये जुड़ा हुआ है। भारत की दवाई बनाने वाली कंपनी सन फार्मास्यूटिकल्स का टैरो फार्मास्यूटिकल कंपनी जो इजराइल की है, उसका एक बड़ी उन दोनों कंपनियों की आपस में हिस्सेदारी है, उनके भी शेयर में लगभग 2% की गिरावट हमें देखने को मिल रही है। अगर हम आईटी सेक्टर के साथियों अगर बात करते हैं तो चाहे वो टीसीएस हो, चाहे वो इन्फोसिस हो, चाहे वो विप्रो हो, चाहे वो टेक महिंद्रा हो, ऐसी अनेकों कंपनियां हैं जिनके संबंध इजराइल में उनकी प्रेजेंस है या फिर उन्होंने इजराइल में इन्वेस्ट किया है। इसीलिए उनका भी आर्थिक नुकसान, उनके भी शेयर लगातार शेयर मार्केट के अंदर गिर रहे हैं इस युद्ध के चलते। साथियों इकोनॉमिक लॉस जिस तरीके से देखा जा रहा है, इसको लेकर कई एक्सपर्ट्स ने यह भी कहा है कि अभी शेयर मार्केट के अंदर जो गिरावट हमें देखने को मिल रही है उसको लेकर पैनिक होने की हमें जरूरत नहीं है। लेकिन इस युद्ध के चलते जो तेल का मसला है वो एक बड़ा चिंता का विषय हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर लगातार कच्चे तेल की कीमतों के दाम बढ़ते जा रहे हैं। और भारत के लिए इस युद्ध का रुकना सही समय पर इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि जो पूरा G20 के अंदर इकोनॉमिक कॉरिडोर को लेकर एग्रीमेंट साइन हुआ है, उस पर भी एक बड़ा नुकसान अगर ये युद्ध लंबा चलता है तो उसके चलते हो सकता है, क्योंकि युद्ध के कारण
फिलिस्तीन और इजराइल को लेकर जो वार्तालाप चल रहे थे उसमें एक बड़ा अविश्वास इस युद्ध के चलते खड़ा हो सकता है। साथियों, अगला महत्वपूर्ण सवाल यह है कि वर्तमान के अंदर हमास और इजराइल के बीच जो युद्ध चल रहा है इसको 50 साल पहले 1973 में के 6 अक्टूबर को हुए यम किपुर वॉर से क्यों जोड़कर देखा जा रहा है। साथियों, इस जोड़ने को समझने के लिए हमें उस युद्ध के कुछ इतिहास के पन्नों को पलटने की जरूरत है। साथियों, 1973 के अंदर जब वह यम किपुर वॉर हुआ, वो किन कारण से वो युद्ध हुआ, उसके भी कुछ इतिहास को हमें जानने की जरूरत है। 1967 के अंदर इजराइल ने 3 देशों के ऊपर एक साथ हमला किया। वो 3 देश थे, इजिप्ट के ऊपर, जॉर्डन के ऊपर और सीरिया के ऊपर। साथियों, इस युद्ध के अंदर सीरिया की गोलन हाइट्स के ऊपर इजराइल ने कब्जा कर लिया और इजिप्ट की जो सिनाइन पेनिसुला है उसके ऊपर कब्जा कर लिया। अपनी कब्जाई हुई जमीन को वापस लेने के लिए इजिप्ट और सीरिया ने मिलकर इजराइल के ऊपर 6 अक्टूबर 1973 के दिन अटैक कर दिया। यह एक ऐसा सरप्राइज अटैक था जिसका अनुमान किसी भी रूप में इजरायली को नहीं लगा पाए और इजराइल की जो पूरी इंटेलिजेंस थी वो फेल हो गई। और इस युद्ध का यम किपुर वॉर का नाम इसलिए रखा गया कि जूइश कैलेंडर के अंदर ये एक बड़ा ही पवित्र दिन माना जाता है और पूरा इजराइल इस पर्व को अपने को मना रहा था जब वहां पर यह हमला किया गया। और मात्र 3 घंटे के अंदर इजराइल एक तरह से कोलैप्स होता हुआ इस दौर में दिखने लगा। और हाल में भी कुछ ऐसा ही दृश्य इजराइल के साथ शुरुआत में हुआ। शुरुआत में जो घटनाएं इस बार हुई और जो 1973 में हुई उसमें एक समानता है कि 1973 के अंदर भी इजराइल की जो इंटेलिजेंस है उसका एक बड़ा फेलियर हमें देखने को मिला। और वर्तमान के अंदर अगर हम देखें तो इस बार भी इजराइल के इंटेलिजेंस का एक बड़ा फेलियर हमें देखने को मिला, बावजूद इसके कि दुनिया के अंदर इजराइल की इंटेलिजेंस का एक नाम बहुत प्रचलित है कि इंटेलिजेंस वहां की बहुत एक्टिव है। और जितने भी वहां पर सिक्योरिटी को लेकर से मिसाइल्स और आयरन डोम जो विशेष तौर पर इजराइल में फेमस भी, हर पूरी दुनिया में भी फेमस है, इजराइल डोम जो इजराइल ने बनाया है, ये सारी चीजें एकदम से कैसे कोलैप्स कर गई। लगातार कुछ एक्सपर्ट्स इसकी तुलना 50 साल पहले हुए युद्ध से सिर्फ इसीलिए कर रहे हैं कि दोनों समय पर एक बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर हुआ है। आखिरी सवाल है वो ये है कि किस तरीके से अरब देशों के समीकरण बदल रहे हैं और ईरान का इस पूरे परिदृश्य में क्या रोल देखने को हमें मिल रहा है। साथियों, पिछले कुछ लंबे समय से अगर हम देखेंगे तो अगर पूरा इजराइल का इतिहास हम जब समझते हैं तो कई अरब देशों के साथ इजराइल के तनावपूर्ण रिश्ते हमेशा से रहे हैं, लेकिन पिछले 4 साल के अंदर एक बड़ा बदलाव उन रिश्तों में देखने को मिल रहा है। और वह बदलाव यह है साथियों कि हाल ही में सऊदी अरेबिया ने भी इजराइल को एक राष्ट्र के रूप में माना, जिसके चलते सऊदी अरेबिया और इजराइल के संबंधों में भी एक टकराव की जो स्थिति थी उसमें बड़ी कमी हमें देखने को मिली। उसी के बाद जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप थे, उन्होंने भी एक अब्राहम अकॉर्ड को साइन करवाया इजराइल के साथ, कई अरब देशों के साथ। वो अरब देश थे, चाहे उसमें यूएई हो, उसमें इजराइल तो था ही, उसके अंदर बहरीन भी था। ऐसे कई अरब देशों के साथ अब्राहम अकॉर्ड को साइन किया गया और एक पीस डील की तरफ उसके माध्यम से बढ़ा गया, जिसके चलते कई अरब देशों के साथ इजराइल के संबंध ठीक दिशा में अब जा रहे थे। लेकिन यह संबंध जिस तरीके से डेवलप हो रहे थे, ये कई देशों के लिए, विशेष तौर पर हमास के लिए एक बड़ा सेटबैक हो सकते थे। इसलिए कई एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि सऊदी अरेबिया और इजराइल के बीच जो संबंधों में सुधार हो रहा था, वो जो तनावपूर्ण स्थिति थी वह घट रही थी, कहीं ना कहीं उन रिलेशंस को, उन संबंधों को डिरेल करने के लिए, उनको तोड़ने के लिए ही हमास ने इस प्रकार का अटैक किया है। और साथियों, जो ईरान की बात हो रही है और जो हिजबुल्लाह की बात हो रही है, जो लेबनान में बेस्ड है, उनके भी कुछ इसी तरीके के इसमें ताल्लुकात है। ईरान का जिक्र इस पूरे हमले में बार बार इसलिए आ रहा है कि ईरान ने हमास को इस अटैक को करने से पहले और हाल ही के अंदर ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खमेनी के जो मिलिट्री एडवाइजर हैं, उन्होंने भी हमास के द्वारा इस ऑपरेशन को करने और इस अटैक के करने को लेकर उनकी तारीफ की है, जिसके बाद से ईरान का नाम इस पर लगातार आ रहा है, जिसको लेकर हमास ने खुलकर ये कहा है कि ईरान और हिजबुल्लाह का ये जो हमने हमला किया है इसमें फिलहाल कोई रोल नहीं है, लेकिन आगे चलकर अगर हमें
ईरान या हिजबुल्लाह की जरूरत पड़ती है तो वो हमारा साथ देंगे, ऐसी स्टेटमेंट भी हमास के द्वारा जारी की गई है। और साथियों, एक्सपर्ट्स के और कुछ रिपोर्ट्स के माध्यम से ये भी जानकारी सामने आ रही है कि इस हमला होने से पहले, हमास के द्वारा ये हमला करने से पहले लगभग 1 महीना पहले, यानी कि पिछले महीने ही लेबनान के अंदर ईरान के कई सीनियर अधिकारियों की हमास के साथ मीटिंग भी हुई थी। हिजबुल्ला, ईरान और हमास के जो आपसी ताल्लुकात हैं वो बहुत पुराने हैं और हमास को हथियार सीरिया के रास्ते से ईरान के द्वारा ही दिए जाते हैं, जिसके चलते बार बार इस हमले में ईरान का जिक्र भी किया जा रहा है। साथियों, अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज्यादा शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दें। आपने हमें सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।